हिंदू बहुत ही नमस्कार, अखंड सावधान की इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। बॉलीवुड एक इंडस्ट्री नहीं थी, ये एक इकोसिस्टम था, नैरेटिव्स का, डर का, प्रोपेगेंडा का और कंट्रोल का। भाई साहब, गोत्र क्या है आपका? अबे गोत्र का मुरब्बा बनाएगा तू। लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है, इसका भी होना था और इस बार उसका अंत बनकर आई एक फिल्म धुरंधर। सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। जिससे सालों से बसी हुई इस झूठ, असत्य और कपट की दुनिया का एक ही झटके में विध्वंस कर दिया। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक फिल्म इतना कुछ बदल सकती है तो इतने दशकों से जो हम देख रहे थे वो क्या था? राम नाम जपना पराया माल अपना, राम जपना पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना। और क्यों हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और परंपराओं को उसने इतने विकृत रूप से प्रस्तुत किया? मेरा नाम है महाकाल, काली का पुजारी हूँ मैं, लिबास भी काला, धंधा भी काला। क्योंकि फिल्म सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं होती, वो सोच बनाती है। वो तय करती है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति को कैसे समझते हैं। आप हैं किस मर्ज की दवा? घर में बांसुरी बजा के भाभी माँ को बेवकूफ बना रखा है, यहाँ बच्चा बन के गाँव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे ये ही से कुछ नहीं चलने वाला, कुछ करके दिखाइए। देखते ही ये चादर मुझे बचाती है या कफन बन के मुझे कब्र तक पहुंचा देती है। अश्हदुल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिल्ला नंबर 786। तो इसने तुम्हें बचा लिया? जी हाँ। और जब कहानियां और फिल्में विकृतियों के जाल बुनने लगती है तो समाज भी धीरे धीरे उनके जाल में फंस जाता है। हम तो गीता को फॉलो करते हैं जी, और उसी में लिखा है कर्म किए जाओ, फल के बारे में डोंट वरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी हाँ। कर्म तो यही हुआ ना अपना, और फल ये भर्रा बैग में। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे धुरंधर फिल्म की। रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी की सड़कों पर खौफ और हरस का माहौल। बॉलीवुड के इस्लामी और मार्क्सवादी युग की और उसके अंत की, और एक नए युग के प्रारंभ की। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। और चर्चा करेंगे कि आगे भविष्य में भी फिर बॉलीवुड अपने उसी रूप में ना आ जाए, इसके लिए हमें क्यों रहना होगा अखंड सावधान। एक समय था जब भारतीय सिनेमा की शुरुआत हमारी जड़ों से हुई थी। राजा हरिश्चंद्र, छत्रपति शिवाजी महाराज, रामायण, महाभारत, आदि गुरु शंकराचार्य, ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये हमारी पहचान थी। लेकिन फिर वही सिनेमा अपनी ही जड़ों को सवालों के घेरे में खड़ा करता हुआ दिखाई देने लगा। मैं कोई दान करने की चीज हूँ, क्यों सिर्फ कन्यादान? ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से आया। राधा जरूर दे देगी देवी, सुहाग भी देगी, बच्चे भी देगी, मगर सुखी लाला के हाथ देगी, सुखी लाला के हाथ। आजादी के बाद भारत एक नए राष्ट्र के रूप में खुद को गढ़ रहा था। राजनीति में सेक्युलरिज्म का एक खास अर्थ गढ़ा गया, जहां अपनी जड़ों को दबाना, अपने धर्म को विकृत रूप में पेश करना और दूसरे मजहब को बढ़ा चढ़ा के उसका महिमा मंडन करना, ये प्रगतिशीलता बन गई। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। लेकिन मुगलों का जो असली कंट्रीब्यूशन है उसका तो आपने नाम ही नहीं लिया। वो क्या? अरे भाई, मुगलाई खाना। और यही सोच धीरे धीरे फिल्मों में उतरने लगी। फिल्मों में एक नया टेम्पलेट आया। पंडित यानी पाखंडी, ठाकुर मतलब अत्याचारी, दुराचारी, परंपरा यानी पिछड़ापन, और धर्म मतलब समस्या। जबकि दूसरी तरफ एक खास मजहब को हमेशा पीड़ित दिखाया गया। ये कोई एक फिल्म की बात नहीं थी, ये एक पैटर्न था। जैसे आर्टिकल 50, जहां समाज की बुराइयों को दिखाने के नाम पर एक खास नैरेटिव को मजबूत किया गया। ये भी दलित है क्या? हमारी लड़कियों का हत्या हुआ है साहब, और हम ही पे केस बना रहे हैं साहब। या जय भीम, जहां वास्तविक घटनाओं में बदलाव करके एक अलग ही खलनायक गढ़ दिया गया। जो चोरी हमने नहीं की उसे कबूल है कैसे साहब? या हाल में ही रिलीज हुई मनोज बाजपेयी की फिल्म जिसका नाम था घूसखोर पंडित। नाम अजय दीक्षित है, लेकिन दिल्ली पुलिस में पंडित के नाम से बदनाम है। कई सालों तक चले इस प्रोपेगेंडा की वजह से धीरे धीरे दर्शक ये मानने लगा
कि समस्या सिर्फ एक ही जगह है, पत्थर की इस मुहूर्त में तेरा कलेजा फट जाएगा। और वह अपने धर्म में, अपनी संस्कृति में और अपने समाज में। जिस तरह मेरी कोख बंजर हुई है, उसी तरह तेरा ये मंदिर भी बंजर ही रहेगा। और यही है नैरेटिव की असली ताकत। तो फिर पूछिए ना अपने भगवान राम से। वो आपको बिना बताए आपकी सोच बदल देता है। मगर अपने चेहरे से काले धंधे की कालिक पूछना भूल गए केदारनाथ। यही है आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। लेकिन ये सिर्फ विचारधारा की बात नहीं थी, इसके पीछे एक और कहानी थी, डर की और कंट्रोल की। 90 के दशक में जब फिल्म इंडस्ट्री आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तो एक नया निवेशक आया, अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम। फिल्मों में पैसा लगना शुरू हुआ, लेकिन इसके साथ ही शुरू हुआ कंट्रोल। हेलो हेलो, जेठमलानी साहब। हाँ बोल रहा हूँ। Who's that? सर दाऊद इब्राहिम। कोई दूर बैठ के कंट्रोल करता था कि कौन हीरो बनेगा, कौन हीरोइन बनेगी, कौन फिल्म डायरेक्ट करेगा, कौन गाना गाएगा और किसको डिस्ट्रीब्यूशन के राइट्स मिलेंगे। ये सिर्फ क्रिएटिव फैसले नहीं रहे, कई कलाकारों को धमकियां मिलती थी, कई प्रोड्यूसर्स को फोन आते थे, फिल्म में ये करो वरना, और ये वरना सिर्फ शब्द नहीं था, ये भयंकर परिणाम लेके आता था। गुलशन कुमार की हत्या। Gulshan Kumar, who was gunned down in broad daylight while coming out of a temple in Mumbai, was initially thought to be killed by extortionists of the Dubai-based mafia. इस अंधेरे नेटवर्क की सबसे भयावह झलक थी। पूरी इंडस्ट्री ने देखा और चुप रह गई। क्यों? क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ कैरियर का नहीं था, प्राणों का था। धीरे धीरे एक ऐसा माहौल बन गया जहां सच बोलना सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंडरवर्ल्ड के बाद एक और ताकत आई, ग्लोबल मार्केट, खासकर गल्फ देशों का पैसा। बॉलीवुड के लिए ओवरसीज मार्केट एक बड़ा रेवेन्यू का सोर्स बन गया, और इसके साथ साथ आई सेल्फ सेंसरशिप। जब फिल्मों में ये सोचना पड़ता था कि क्या ये सीन वहां चलेगा, क्या ये डायलॉग उनको नाराज तो नहीं करेंगे, और धीरे धीरे कुछ विषय टैबू बन गए। आतंकवाद पर खुलकर बात अब नहीं होती थी, कुछ विपरीत विचारधाराओं की आलोचना भी नहीं होती थी, कुछ सच्चाइयों को छूना भी नहीं। इनके बदले आसान रास्ता चुना गया। ई लग गया फैक्ट्री मां मशीन, ई हो गया थोड़ी सा इन्वेस्टमेंट, और ई हो गया इनागुरेशन। अपने ही समाज की आलोचना करो, अपने ही धर्म, संस्कृति, परंपराओं पर कुठाराघात करो, क्योंकि उसमें रिस्क कम था। और यहीं से पैदा हुआ एपोलोजेटिक सिनेमा, जहां हर बार भारत को, सनातन परंपराओं को ही कटघरे में खड़ा किया गया, और कभी कभी तो आतंकियों को भी मानवता के चश्मे से दिखाया गया, जैसे हैदर फिल्म। UN Council Resolution number 47 of 1948, Article 2 of the Geneva Convention and Article 370 of the Indian Constitution बस एक सवाल उठाता है, सिर्फ एक, हैदर हम हैं कि हम नहीं। यहाँ कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं थी, वो एक सोच थी जो लगातार दोहराई जा रही थी। दशकों तक यही चलता रहा, नैरेटिव बनता रहा, डर बना रहा, पैसा बहता रहा, और दर्शक धीरे धीरे उसी कहानी को सच मानता रहा। लेकिन हर कहानी का एक मोड़ आता है, जब दर्शक सवाल पूछना शुरू करता है, जब सच्चाई नैरेटिव से टकराती है, और जब एक फिल्म पूरे सिस्टम को चुनौती देती है। वो मोड़ था धुरंधर। धुरंधर ने किसी की अनुमति नहीं मांगी, इसने वो कहा जो सालों से दबाया गया था। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. जिसने वो दिखाया जिसे दिखाने से डर लगता था, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। ये सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर फिल्म नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ये नया हिंदुस्तान है, जहां पहली बार आतंकवाद को ग्रे नहीं दिखाया गया, बल्कि साफ शब्दों में पहचाना गया। जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई, ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। जहां मंकी बैलेंसिंग का खेल खत्म हुआ और सच को उसी रूप में दिखाया गया जैसा वो है। डर तो उन्हें लगता है जिनका वक्त खत्म होने वाला हो, मेरा तो दौर शुरू होने वाला है।
फिल्म में दिखाए गए घटनाक्रम IC 814 हाईजैकिंग, 2001 के इंडियन पार्लियामेंट अटैक्स, 2008 के मुंबई अटैक्स, ये सिर्फ घटनाएं नहीं थी, ये वो जख्म थे जिन्हें कभी पूरी तरह दिखाया नहीं गया था। और इस बार इस फिल्म ने उन जख्मों को छुपाया नहीं, उन्हें दुनिया के सामने रखा। यहां तक कि यूपी के माफियाओं को भी, उनके ISI के साथ नेटवर्क को भी। धुरंधर के साथ एक पूरी सोच बदल गई। पहले सवाल होता था भारत कहां गलत है, अब सवाल हो गया कि भारत कैसे जवाब देता है। ये बदलाव छोटा नहीं है, ये मानसिकता का बदलाव है। जहां पहले राष्ट्रवाद को प्रोपेगेंडा कहा जाता था, अब वहीं राष्ट्रवाद दर्शकों के लिए रियलिटी बन गया। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं। इस फिल्म ने यह साबित कर दिया कि दर्शक अब कमजोर कहानियां नहीं चाहता, वो सच चाहता है, वो स्पष्टता चाहता है, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी सभ्यता को शर्म से नहीं गर्व से देखना चाहता है। बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ऊपर की कमाई सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक संदेश है कि दर्शक बदल चुका है। हर बदलाव के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति होता है, और इस बदलाव के पीछे नाम है आदित्य धर, जिसने पहले उड़ी के जरिए एक झलक दी थी और धुरंधर के साथ पूरा परिदृश्य बदल दिया। हौसला, ईंधन, बदला। उनकी फिल्में सिर्फ एक्शन नहीं, वो एक विचार है। राम गोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर्स तो आदित्य धर की तुलना फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला से कर रहे हैं, क्योंकि जैसे उस दौर में कोप्पोला ने अमेरिकी सिनेमा को गहराई से, राजनीति से जोड़ा, वैसे ही धर आज भारतीय सिनेमा को सभ्यता से और राजनीतिक परिदृश्य से जोड़ रहे हैं। यहां तक कि सुपरस्टार रजनीकांत ने भी आदित्य धर को बॉक्स ऑफिस का बाप कहा है। ये तुलना सिर्फ तारीफ नहीं, ये संकेत है, ये एक नया युग शुरू हो चुका है। हर क्रांति पुराने ढांचों को तोड़ती है, और धुरंधर के बाद बॉलीवुड के ये पुराने ढांचे और पुराने फॉर्मूले तितर बितर हो गए। अब वो फिल्में जो सालों तक चलती थीं, अचानक फ्लॉप होने लगी। क्यों? क्योंकि दर्शक अब सवाल पूछ रहा है कि हर बार वही कहानी क्यों, हर बार वही दोषी क्यों, और हर बार भारत ही गलत क्यों। सोशल मीडिया ने नैरेटिव्स का कंट्रोल छीन लिया है। अब सिर्फ कुछ स्टूडियोज तय नहीं कर पाते कि क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, अब जनता तय करती है, और यही असली डर है पुराने सिस्टम के लिए। लेकिन क्या इसका मतलब है कि सब बदल गया? नहीं, बॉलीवुड अभी भी शक्तिशाली है, उसका प्रभाव अभी भी गहरा है, क्योंकि फिल्म्स धीरे धीरे असर करती हैं। एक फिल्म से नहीं, सैकड़ों फिल्मों और कहानियों से आपके विचारों को बदलती है। इसीलिए अखंड सावधान रहना आवश्यक है। हर फिल्म को, हर कहानी को सवालों की कसौटी पर कसना होगा, क्योंकि अगर आप अपनी कहानी स्वयं नहीं लिखेंगे तो कोई और उसे आपके लिए लिख देगा। इसलिए अब समय आ गया है अपने प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करने का, एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाने का। एक यूनिक इनिशिएटिव है जो इस दिशा में काम कर रहा है, वो है प्राच्यम, विश्व का पहला भारतीय सनातनी हिंदू OTT प्लेटफॉर्म, जहां आप देख सकते हैं वो कहानियां जो सालों तक दबाई गई, हमसे छुपाई गई, हमको कभी बताई नहीं गई। और अब प्राच्यम लेकर आ रहा है अपना सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट, महाभारत। कर्म से भागना कायरता है अर्जुन। एक ऐसा अनुभव जो सिर्फ एक कहानी नहीं होगा, बल्कि पावरफुल स्टोरी टेलिंग का एक उत्कृष्ट अनुभव होगा। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि भारत अपनी कहानियां स्वयं लिखे, तो आज ही प्राच्यम को सब्सक्राइब करें, उसके लाइफ मेंबर्स या लाइफ पैट्रॉन बने, क्योंकि ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये एक संकल्प है अपनी सांस्कृतिक जड़ों के लिए, अपनी ऋषि परंपरा के लिए, अपने धर्म राष्ट्र के लिए, अपनी पहचान के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए। महाभारत की एनिमेटेड सीरीज हमारा एक ऐसा ही संकल्प है। शंख बजे, रण सजे, मेरी पहचान वीरों का युद्ध तय करेगा। इसे हम सबके लिए फ्री रखना चाहते हैं, इसीलिए आप हमारी क्राउड फंडिंग कैंपेन के इस महायज्ञ में अपनी आहुति दीजिए।
ताकि हमारा गौरवपूर्ण इतिहास प्रत्येक भारतीय परिवार तक पहुंच सके। धन्यवाद।